हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लैग्रेंजेस मेथड। आज हमको देखना है उसके टाइप 2 के क्वेश्चंस। तब हम आ जाएंगे हमारे टाइप 2 पे लैग्रेंजेस मेथड के। पहले लिख लीजिए, फिर शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। सपोज that one integral of dx अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ये क्या है, समझ रहा है ना आपको? हमको जो इक्वेशन दी रहती है वो कौन से फॉर्म में रहता है? कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन जो रहता है डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। इनमें से हम कोई तो भी दो फ्रैक्शंस को एक साथ लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिलता है u इक्वल्स टू सी वन, यानी एक पहला फंक्शन जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट से इक्वल रहेंगी। फिर मिलता है v इक्वल्स टू सी टू, और फाइनल आंसर हम लिखते हैं फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो, या तो v इक्वल्स टू फाई ऑफ u, या तो u इक्वल्स टू फाई ऑफ v। ये तीनों में से कोई भी एक तरीके से, जहाँ पे फाई क्या रहता है? एक आर्बिट्ररी फंक्शन रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि आप अज्यूम करो कि इसमें से आपको वन इंटीग्रल मिल गया, यानी एक आंसर मिल गया। सपोज करो कि आपको u की वैल्यू मिल गई है, बट आप v की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे। एंड अदर इंटीग्रल कैन नॉट बी obtained by using रूल वन, जो हमने पहला वाला टाइप में पढ़े थे रूल। तो आप लिखेंगे देन वन इंटीग्रल known is used to find the other इंटीग्रल। तो ये जो पहला आपने आंसर निकालना, इसको यूज करके दूसरा आंसर निकालेंगे। तो ये रहेंगे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉल्व p प्लस 3q इक्वल्स टू 5z प्लस tan ऑफ y माइनस 3x। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बताइए, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहती? जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको फिर से लिखेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर क्या दिया है मेरे को? p प्लस 3q इक्वल्स टू 5z प्लस tan ऑफ y माइनस 3x दिया हुआ है। ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। इसको हमेशा क्या करते हैं? कंपेयर करते। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ p इंटू स्मॉल p प्लस q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू r। वी गेट जो स्मॉल p के साथ वैल्यू होती कैपिटल p की, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यानी कैपिटल p की वैल्यू क्या है? 1। जो स्मॉल q के साथ होती है कैपिटल q की वैल्यू, तो कैपिटल q की वैल्यू क्या है? 3। और r होता है राइट हैंड साइड, जो है 5z प्लस tan y माइनस 3x, यानी जिसमें कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, ना ही p है ना ही q है। यहाँ पे याद है ना, स्मॉल p होता है डेल z अपॉन डेल एक्स, और स्मॉल q होता है डेल z अपॉन डेल y, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? आप लिखेंगे लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 इज, कैसे लिखते हैं? dx अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। दैट इज क्या मिलेगा? dx अपॉन p की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है? 3
इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है 5z प्लस tan ऑफ y माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं, इनमें से आप कोई तो भी दो वैल्यू लेंगे जिनको सॉल्व करना आसान है। तो ये देखो ये दोनों फ्रैक्शन आसानी से मिल रहा है आपको, तो आप लिखेंगे कंसीडर। किसको कंसीडर करेंगे, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3 करेंगे। कहां से लिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा, 3 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई मिलेगा। तो यहाँ पे डी वाई जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 3 डी एक्स इधर गया तो माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो मैं चाहता तो डी वाई को भी इधर लेके जा सकता था, लेकिन मैंने डी एक्स को इधर लेके गया। वो क्यों गया आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो आप लेंगे इंटीग्रेट वी गेट डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y माइनस 3 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो हमने लिखा c1 इक्वेशन नंबर 3 वेयर c1 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अब मैं इनमें से कोई और दो फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करूंगा। तो सपोज करो मैंने पहला और आखिरी वाला फ्रैक्शन ले लिया, तो आप लिखेंगे कंसीडर किसको, dx अपॉन 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या है वैल्यू यहाँ पे 5z प्लस tan ऑफ y माइनस 3x लिया पहला और आखिरी फ्रैक्शन। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लिमिट आपको किसके टर्म्स में दिख रहा है, यहाँ पे dx सॉरी डेरिवेटिव वाले टर्म किसके टर्म्स में दिख रहा है, dx और dz। यानी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के भी रिस्पेक्ट में होगा और z के भी रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो एक टर्म किसकी आ रही है, y की आ रही है, वो भी tan के अंदर आ रही है। तो इसको आपको सॉल्व करना इजी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ से y को हटाना पड़ेगा। अब y को आप कैसे हटाएंगे, y को आप हटाएंगे पहली रिलेशन को यूज करके। अब समझ में आया क्यों बोल रहा था यहाँ पे आंसर निकालना नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहां से मैं अगर ये 3dx इक्वल टू डी वाई लेता, ये डी वाई को इधर लेके जाता तो क्या मिलता, 3dx माइनस डी वाई इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करता तो क्या आता, 3x माइनस वाई इक्वल टू c1 आता ऐसा। पर मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या की चाहिए, y माइनस 3x की चाहिए। करके मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को कन्वर्ट किया कि मेरे को आंसर किस तरीके से मिल जाए, y माइनस 3x का मिल जाए। करके मैंने dy के तरफ 3dx को लेके गया। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही शुरुआत में दिख जाएगा कि देखो यहाँ पे क्या टर्म दिख रही है, y माइनस 3x। तो मेरे को पहला आर्बिट्ररी कांस्टेंट जहां तक हो सके कोशिश करना है कि ये ही बने। तो मैंने करके जैसे मेरे को दिखा कि 3 जा रहा है dx के पास, यानी इंटीग्रेशन लगाने पे 3x मिल जाएगा। y के सामने आ रहा है 1, यानी इंटीग्रेशन लगाने पे y मिल जाएगा। मेरे को नेगेटिव कौन चाहिए, x चाहिए। करके मैंने x का साइड चेंज किया, समझा। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, आपका वाली मेथड और अच्छे से आते जाएंगे, समझा पक्के में। अब आप एक चीज देखिए, y माइनस 3x आपके पास वैल्यू है, y माइनस 3x कैसे इक्वल है, c1 से। तो मैं y माइनस 3x की जगह क्या लिख सकता हूँ, c1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, dx अपॉन 1 से डिवाइड करो, कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता, dz अपॉन 5z प्लस tan y माइनस 3x का एक वैल्यू है c1 की। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5z प्लस tan c1 दिख रहा है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो 5z का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट है बाहर, z का डेरिवेटिव dz, tan c1, c1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में tan आएगा तो tan की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0।
आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है 5 टाइम डी जेड। यानी अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर दूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ऐसे में आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 जैसा था वैसा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 5z प्लस tan ऑफ c1 आएगा। या तो आप इसको इस मेथड से करो या तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा? कि अगर आप इंटीग्रेशन लगा रहे हो किस पे dz, x के टर्म्स में भी याद रख सकते हैं a z प्लस बी, इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है x के टर्म्स में रखेंगे तो क्या रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस बी। तो देखो a कांस्टेंट है, बाहर आना चाहिए था, और z का डेरिवेटिव dz ऊपर प्रेजेंट है, तो इसमें हमेशा आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ az प्लस बी। लेकिन z के सामने क्या कोएफिशिएंट था a, आप ऊपर a बना पाए क्या? नहीं, तो आप क्या कर देंगे डिवाइड बाय a कर देंगे। ठीक है, तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो या तो फिर ऐसा मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली मेथड याद रख लो। दोनों में से कुछ ना कुछ याद रह जाएगा पक्के में सबको कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब भी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अगर आप ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर रहे हो तब आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है। तो आप दोनों में से फिर उस हिसाब से फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो, वहां पे आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है वैल्यू को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आपकी मर्जी, आप लॉग में भी ऐड कर सकते हो वैल्यू को अगर आपका आंसर लॉग में नहीं लिखना है, और अगर आंसर को लॉग में लिखना है देखो दो फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में या तो लॉगरिथमिक के फॉर्म में। अगर आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी ना उस पे आप कांस्टेंट को लॉग में ऐड करेंगे, और अगर आपको लॉग में ही आंसर चाहिए तो जो आपका कांस्टेंट है उसको सादा ऐड कर दो, वेयर c2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म अंदर है करके मैंने इसको सादा ही रखा हूँ। तो बताओ क्या मिलेगा x, यहाँ पे प्लस 1/5 इधर आया तो माइनस 1/5 लॉग ऑफ 5z प्लस tan ऑफ c1। क्या है c1 की वैल्यू? c1 की वैल्यू है y माइनस 3x, तो c1 की जगह आ गया y माइनस 3x इक्वल्स टू c। आगे तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। कहाँ से सब्स्टिट्यूशन किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। मैंने c1 की जगह लिखा y माइनस c1 लिखा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? समझ गया आपको? दोनों आंसर आ गए तो फाइनल आंसर बताइए क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आता? फाई ऑफ u कमा v इक्वल्स टू 0। u की वैल्यू क्या है? जो इक्वल टू c1 है, क्या है? y माइनस 3x, तो आ जाएगा फाई ऑफ y माइनस 3x कमा v की वैल्यू क्या है? जो इक्वल्स टू दूसरा कांस्टेंट है, ये जो इतनी बड़ी सी वैल्यू आपने निकाले आएगा इक्वल्स टू 0, वेयर phi is a arbitrary function। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर आएगा। आप चाहते तो एक्सपोनेंशियल में भी आंसर ला सकते थे। एक्सपोनेंशियल में आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं ना उसको भी लॉग में ऐड कीजिए। मतलब किस तरीके से? ये जैसा आपको था ना यहाँ पे कांस्टेंट c2 ऐड करने के बजाय मैं लॉग में कर सकता था, तो क्या आता था x इक्वल्स टू या चली जाएंगी वार पावर में, तो आएगा लॉग ऑफ 5z प्लस tan ऑफ c1 उसका पावर 1/5 प्लस मैं कांस्टेंट को भी ऐड करता था लॉग में, तो आता था लॉग ऑफ c2, आता था log m प्लस log n, क्या आता था लॉग ऑफ m इंटू n। तो क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू लॉग ऑफ पहली वैल्यू 5z प्लस tan ऑफ c1 इसका पावर
1/5 इंटू C2। अब यहाँ पे log, इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो आपको मिलेगा e⁻x इज इक्वल टू 5z प्लस tan ऑफ C1 टू द पावर 1/5 इक्वल टू C2। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएगा तो डिवीजन बताएंगे, e⁻x अपॉन 5z प्लस tan ऑफ C1 टू द पावर 1/5। ये वैल्यू आ गई C2 की। अब ये C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो आंसर है इसमें क्या आ रहा है, e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो आंसर इसमें क्या आ रहा है, लॉग। तो याद रखना यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल रहते हैं, ठीक है। अगर आपने कांस्टेंट को लॉग में लिया तो आंसर एक्सपोनेंशियल में आएगा, आपने अगर कांस्टेंट को सादा सी में रखा तो आंसर लॉग में आएगा। अगर पूरी वैल्यू लॉग में या मैक्सिमम वैल्यू लॉग में, तो आप लोग आंसर जनरली लॉग में कन्वर्ट कर देते हो, है ना। पूरे कांस्टेंट को लॉग में कन्वर्ट कर देते हो, आंसर एक्सपोनेंशियल में आता है। बट जहां पे इक्वल केस है, एक टर्म है जो आपकी सादी आ रही है, एक टर्म है जो लॉग में आ रही है, यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप आंसर एक्सपोनेंशियल में भी रख सकते हो और लॉग में भी रख सकते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। याद है ना, इसको और दो तरीके से लिख सकते हो, वो नहीं लिख रहा हूँ। y-3x इक्वल टू 5 ऑफ दिस, या तो ये वैल्यू इक्वल टू 5 ऑफ दिस, ये भी लिख सकते हैं। याद है ना सबको, तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड आप लेके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है सॉल्व z इंटू z² प्लस xy इंटू px माइनस qy इक्वल टू x का पावर 4। ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर z इंटू z² प्लस xy इंटू px माइनस qy इक्वल टू x का पावर 4। सेपरेट करो तो क्या आएगा, z इंटू z² प्लस xy, ये पहले मल्टीप्लाई होगा p x के साथ, यानी x p के साथ होगा। सिमिलरली कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस, फिर z इंटू z² प्लस xy, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, q y के साथ, यानी y q के साथ इक्वल टू x का पावर 4। इक्वेशन नंबर 1 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, p p माइनस q q इक्वल टू r। तो कर दो इसको कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, p p प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू स्मॉल p के साथ आ रही हो जाएंगी कैपिटल P की, जो होगा z इंटू z² प्लस xy इंटू x। जो भी वैल्यू स्मॉल q के साथ आ रही हो जाएंगी कैपिटल Q की, तो क्या होगा माइनस z इंटू z² प्लस xy इंटू y, और जो भी राइट हैंड साइड में आ रही हो जाएंगी r की, तो हो जाएगा x का पावर 4 आएगा। अब आप क्या लिखेंगे, लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन, देयरफॉर द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज, कैसे लिखते, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। दैट इज dx अपॉन p की वैल्यू z इंटू z² प्लस xy इंटू x इक्वल टू dy अपॉन q की वैल्यू माइनस z इंटू z² प्लस xy इंटू y इक्वल टू dz अपॉन r, r की वैल्यू x का पावर 4। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो, ये पूरी वैल्यू दोनों में कैसी है, सेम है। तो जैसे मैं पहले दो फ्रैक्शन को लूंगा तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, होगी। तो मैं इसको कर लेता हूं कंसीडर। क्या लिखेंगे आप, कंसीडर ये वाली वैल्यू। कहां से किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से गया। कुछ कट रहा है यहाँ पे, डिवीजन का z, डिवीजन का z कैंसिल, z² प्लस xy, z² प्लस xy कैंसिल, तो क्या बचा, dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन
माइनस वाई बचा, यहाँ पे माइनस, इधर आया तो प्लस, तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, डी एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, दोनों वैल्यू लॉग में, तो कांस्टेंट भी क्या में आएगा, लॉग में, वेयर C1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम इंटू एन, आएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ C1, लॉग लॉग कैंसल, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, C1 आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा यहाँ तक, पक्के में समझा? चलिए बताइए अब क्या करेंगे। अब कोई भी दो अलग फ्रैक्शन ले लो, आपकी मर्जी है, पहला आखिरी लो चाहे ये लो ये लो। हम ऐसा करते हैं पहला और आखिरी लेते, क्यों, यहाँ पे भी एक एक्स की टर्म है, यहाँ से भी एक एक्स की टर्म आप कैंसिल कर पाएंगे तो थोड़ा सा छोटा बन जाएंगे। तो एक ये वाला फ्रैक्शन लेना है हमको और डी जेड अपॉन एक्स का पावर 4 लेना है। कहाँ से लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो x और यहाँ पे पावर 4 में से एक x कैंसिल, तो क्या बचेगा, x का क्यूब बचेगा। फिर भी देखिए यहाँ पे जो टर्म है dx है और dz है हमारे पास, कहीं पे भी y वाली टर्म है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे dy नहीं है, तो आप ये y वाली टर्म को इंटीग्रेट कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो आपको इसको हटाना है। क्या टर्म है, x इंटू वाई, और आपके पास x इंटू वाई की क्या वैल्यू है, C1, तो आप x इंटू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते, तो हमको मिलेगा dx अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह आ गया C1 इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एक्स का क्यूब, कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से है। यहाँ पे एक्स क्यूब डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे डी जेड में कौन कौन जाके मल्टीप्लाई होगा, जेड इंटू जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड का क्यूब प्लस C1 इंटू जेड आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आप लेंगे इंटीग्रेट वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 बाय 4 इक्वल टू जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 4 बाय 4 प्लस C1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2, याद है ना, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर को 1 से बढ़ा और सेम वैल्यू से डिवाइड कर दो, प्लस अब आपको ऐड करना है कांस्टेंट। देखो यहाँ पे सबके डिवीजन में आपको 4 दिख रहा है और एक के डिवीजन में 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट डालेंगे ना उसके भी डिवीजन में क्या डाल देंगे, 4, ताकि कांस्टेंट के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई ना हो। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं, तो हम यहाँ पे भी इसके डिवीजन में 4 डाल देंगे ताकि हमको कांस्टेंट का झंझट हट जाए। वेयर C2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो क्या बचेगा, x का पावर 4 डिवीजन का 4 कैंसिल इक्वल्स टू z का पावर 4 डिवीजन का 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 2 जार 4 आएगा, तो आएगा 2 टाइम्स C1 z स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल आएगा प्लस C2 आएगा। हमको इक्वल्स टू C2 वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू इसको उस साइड शिफ्ट करता है, x का पावर 4 यहाँ पे प्लस z का पावर 4 उधर गया तो माइनस z का पावर 4, यहाँ पे प्लस 2C1 स्क्वायर था, 2C1 z का स्क्वायर, लेकिन C1 की वैल्यू का ऐसे इक्वल है x इंटू वाई से, तो मैं C1 की जगह क्या लिख सकता है, x इंटू वाई इक्वल्स टू C2, कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, इसको दो इक्वेशन नंबर 4 आया। कैसे आया समझा पक्के में, बस मैंने C1 की जगह क्या डाला, x इंटू वाई, कोई भी दिक्कत, तब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा, फाई ऑफ u क्या है, जो पहले कांस्टेंट से इक्वल हो जाएगा x इंटू वाई, फिर v जो है x टू द पावर 4
माइनस जेड टू द पावर 4 माइनस 2y जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर फाई इज अ आर्बिट्ररी फंक्शन। या तो फिर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस जेड का पावर 4 माइनस 2xy जेड का स्क्वायर। या तो तीसरे तरीके से एक्स का पावर 4 माइनस जेड का पावर 4 माइनस 2xy जेड का स्क्वायर इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कमा एक्स इंटू वाई आएगा। तो तीनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, तीनों में से कोई एक, तीनों के तीनों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ रहा होगा आप लोगों को, बाउंसर नहीं जा रहा कुछ भी, सब चीजें बरोबर दिमाग के अंदर जा रहे होंगे आपके। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज, जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको करेंगे कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ p इंटू पी प्लस q इंटू क्यू इक्वल्स टू आर, वी गेट। चलिए बताइए, सबसे पहले p की वैल्यू क्या आएगा, जो स्मॉल p के साथ है क्या है x इंटू वाई, q की वैल्यू जो स्मॉल q के साथ आ गया y स्क्वायर, r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में जो z एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द Lagrange's auxiliary equation is क्या रहता, dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन आएगा, दैट इज dx अपॉन p जाएगा x इंटू वाई इक्वल्स टू dy अपॉन q जाएगा y का स्क्वायर इक्वल्स टू dz अपॉन r जो है जेड एक्स वाई माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 2। अब पहले वो दो फ्रैक्शन लो जिसको लेके कुछ ना कुछ कट जाए। तो देखो पहले दो फ्रैक्शन में वैल्यूज कट रही है, तो आप लिखेंगे कंसीडर, लिख ही देता है ना कॉपी करने से अच्छा, dx अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू dy अपॉन वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कुछ कट रहा है यहाँ पे, y और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पे dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन वाई। यहाँ पे तो कोई ऐसी स्पेशल टर्म हमको दिख नहीं रही है, तो चलो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, कर दीजिए इंटीग्रेट। तो क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन एक्स क्या आएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स, dy अपॉन वाई क्या आएगा इंटीग्रेशन लॉग वाई प्लस लॉग ऑफ c1, वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों आया समझा ना लॉग में, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर क्या में आ रहे लॉग में, तो आएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या रहता लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो आएगा वाई इंटू c1, लॉग लॉग कैंसल, तो एक्स का आंसर क्या आएगा वाई इंटू c1। हमको सिर्फ इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में, तो हमको मिला एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू हो गई हमारी c1 की, तो हो गया इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू को ले लीजिए जो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसान लग रही हो। तो हम ऐसा करते हैं, पहली और आखिरी वाली को ले लेते हैं, तो आप लेंगे कंसीडर नहीं तो ऐसा करते यहाँ की ले लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट करने का आसान हो जाएंगे, ये दोनों को ले लेते हैं। आप किसी को भी लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आने वाला है आपका, ठीक है। dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन जेड एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर, कहाँ से लिया आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिए। अब आप देखिए यहाँ पे
डी वाई है तो वाई वाली टर्म है, डी जेड है तो जेड वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है, लेकिन एक्स वाली टर्म भी है। हमारे यहाँ पे डी एक्स है क्या? नहीं, तो हम एक्स वाली टर्म को इंटीग्रेट कर सकते क्या? नहीं, तो एक्स को हटाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू आपके पास है क्या? है ना, एक्स अपॉन वाई इक्वल सी वन से, तो वाई यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? वाई इंटू सी वन। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 3 से, तो हटा दो एक्स को, तो क्या मिलेगा आपको? डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगा? वाई इंटू सी वन इंटू वाई माइनस 2x। क्या है एक्स की वैल्यू? वाई इंटू सी वन, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर। आ गया? कहाँ से लाए ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लेके आए। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई का स्क्वायर, दोनों जगह पे वाई का स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर निकल गया बाहर, तो क्या बचा? जेड इंटू सी वन, यानी सी वन जेड माइनस 2 टाइम्स वाई का स्क्वायर निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? सी वन का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसा क्यों किए? वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? डी वाई अपॉन, डिवीजन में बचा 1, लिखने की जरूरत है नहीं, इक्वल टू डी जेड अपॉन, राइट हैंड साइड में क्या बचा? सी वन जेड माइनस 2 सी वन का स्क्वायर। सी वन क्या है? कांस्टेंट है। ये आ गया उस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन ए जेड माइनस बी, जहां पे ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका आंसर क्या आता? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन ए, यानी जो जेड के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा लॉग ऑफ सी वन जेड माइनस 2 सी वन का स्क्वायर, और डिवाइड करना पड़ता जेड के कोएफिशिएंट के साथ, जो क्या है? सी वन, प्लस अब आप ऐड करेंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आ जाएगा सी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे यहाँ तक पक्के में? where C2 is arbitrary constant, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? y यहां पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, log ऑफ C1 Z। C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू x अपॉन वाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे x अपॉन वाई Z माइनस 2 C1 स्क्वायर, यानी x अपॉन वाई का स्क्वायर अपॉन C1, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू C2। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा? y माइनस, यहाँ पे क्या बचा? लॉग ऑफ एक्स जेड अपॉन वाई माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, या तो आप इस फॉर्म में लिखो, या तो आप चाहते हैं यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वाई करके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड माइनस 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे y डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में, अपॉन x इक्वल टू C2, या तो इस फॉर्म में लिखो उसको। समझा ना क्या किया? यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y कर दिया, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया? यहाँ पे भी आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया y का स्क्वायर, तो दोनों डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते। तो आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? Therefore, the required general solution is क्या आएगा? 5। पहला फंक्शन क्या था? कहाँ गया हमारा? पहला फंक्शन क्या है? u, क्या है? x अपॉन वाई। दूसरा फंक्शन क्या है? y माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 0, वेयर फाई इज अ आर्बिट्ररी
फंक्शन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा? पूरा लॉजिक सेम है पूरे इसमें। ये रहेगा उसका फाइनल आंसर। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे पक्के में? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको? एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 1 करो कंपेयर। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ p इंटू स्मॉल p प्लस q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू आर वी गेट। बताओ कैपिटल P की वैल्यू क्या रहेगा? जो स्मॉल p के साथ आ गया x z। कैपिटल Q की वैल्यू जो स्मॉल q के साथ आ गया y z। कैपिटल R की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में आ गया x आएगा। फिर आप क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहती? dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r। दैट इज dx अपॉन p क्या है? xz इक्वल्स टू dy अपॉन q क्या है? yz इक्वल्स टू dz अपॉन r क्या है? x y। चलिए यहाँ पे तो सब चीज़ें कटती हुई दिख रही है हमको, तो हम ले लेते हैं पहले दो फ्रैक्शन। यहाँ पे भी वैल्यू कटती हुई दिख रही है हमको, तो इसको कॉपी कहते हैं, यहीं से लिख लो ना। कंसिडर क्या है? dx अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू dy अपॉन वाई जेड। कहाँ से लिए इसको? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिए। कुछ कट रहा है, यहाँ पे भी z यहाँ पे भी z कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे? dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन वाई। आ रहा है? x और y की टर्म में क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log y। तो कांस्टेंट भी काय में आएगा? log में। तो आएगा log ऑफ c1 वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बताइए क्या मिलेगा? log x इक्वल टू log m प्लस log n। क्या रहेगा? log ऑफ m इंटू एन। आएगा log ऑफ c1 इंटू वाई आएगा, या तो y इंटू c1 आएगा। यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, log log कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आएगा? c1 y आएगा। हमको तो हमेशा इक्वल्स टू कांस्टेंट चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो कांस्टेंट को अकेला छोड़ दो, y मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन बताएंगे x अपॉन वाई इक्वल्स टू c1। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो और कोई वैल्यू लेने से कट रही है क्या वैल्यू? यहाँ पे अगर हम पहली वाली वैल्यू और आखिरी वाली वैल्यू ले, तो देखो यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x हो रहा है कैंसिल। तो आप लिखेंगे कंसीडर किसको? dx अपॉन एक्स जेड है ना, हाँ, इक्वल्स टू dz अपॉन एक्स वाई, dz अपॉन एक्स वाई आ रहा है। फिर से x और x हो गया कैंसिल। तो dx अपॉन z इक्वल्स टू dz अपॉन वाई। अब क्वेश्चन में dx और dz है, तो आप x और z को इंटीग्रेट कर सकते, y को कर सकते क्या? नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है अब यहाँ से y को हटाना पड़ेगा। y कैसे हटाएंगे? आपके पास वैल्यू है, क्या है? x अपॉन वाई इक्वल्स टू c1। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता, y डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा? x अपॉन c1 आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। पहले तो यहाँ पे y डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू z इंटू डी जेड। पहले क्रॉस कर दिया, अब मैं y की वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे सब्सटीट्यूट। क्या है y की वैल्यू? x अपॉन
C1, तो मैंने y की जगह रख दिया x अपॉन C1 इंटू डी एक्स इक्व टू z इंटू डी जेड। यहाँ पे डिवीजन में C1 रखने से अच्छा इधर मल्टीप्लीकेशन में डाल देता हूँ, तो आएंगे x इंटू डी एक्स इक्व टू C1 z डी जेड। याद रखना है, कोशिश करना जहां तक हो सके कांस्टेंट जो C1 वाली वैल्यू है वो डिवीजन में ना आए, कि नहीं तो फिर देखो हमने पिछले क्वेश्चन में डिवीजन में रख दिया था C1 को, C1 से डिवाइड करने के बाद तो इसकी x अपॉन वाई वाली वैल्यू थी, फिर ये अंदर भी वैसा तमाशा करेगा और बाहर भी ऐसा तमाशा करेगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप जहाँ तक हो सके C1 को निपटा लो। ये तो हम चाहते थे यहाँ से C1 को कॉमन ले सकते थे और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो थोड़ा सा आंसर और आसान हुआ रहता, कैलकुलेशन थोड़े से बड़े नहीं हुए रहते। तो हम पिछली गलती से यहाँ पे सीख लिया, हमने C1 को डिवीजन में रखने से अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। आंसर दोनों में सही रहता है, बट एक में बड़ा आंसर आता है, एक में छोटा आंसर आता है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन इक्व टू C1 जैसा था वैसा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम कांस्टेंट को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो हमने C2 को भी डिवाइड कर दिया 2 से, वेयर C2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सब में 2 2 हो जाएगा, कैंसिल है ना। जैसे पूरी इक्वेशन को मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई तो 2 2 हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्व टू C1 z स्क्वायर प्लस C2 आएगा। बट आपके पास C1 की वैल्यू है, क्या है C1 की वैल्यू, C1 इज x अपॉन वाई। C1 की जगह आप लिख सकते हैं x अपॉन वाई z स्क्वायर प्लस C2। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इधर प्लस उधर गया तो माइनस, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई z स्क्वायर इक्व टू C2। इक्वेशन नंबर 4 आ गया, दोनों कांस्टेंट के टर्म्स में वैल्यू, तो आपका लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा, फाइव ऑफ u कमा v। u की वैल्यू क्या थी, जो इक्व टू कांस्टेंट है यानी एक्स अपॉन वाई, कॉमा v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर अपॉन वाई इक्व टू 0, वेयर फाई इज आर्बिट्ररी फंक्शन। तो ये रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉल्व, हमने कौन से वाले लिए थे, dx अपॉन एक्स जेड। अच्छा ना, यहाँ पे अगर अलग अलग वैल्यू लो तो थोड़ा सा आंसर अलग आता है। हमारी बुक में उनने लिए थे ये वाला फ्रैक्शन, कौन कौन सा, dy अपॉन वाई जेड इक्व टू डी जेड अपॉन C1 वाई स्क्वायर, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट भी कर दिया क्या। अच्छा, x की जगह C1 वाई सब्सटीट्यूट कर दिया उनने, x की जगह C1 वाई के तो C1 वाई स्क्वायर। तो उनने जब ये वाली वैल्यू को सॉल्व किए तो उनका आंसर आया है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्व टू C। तो यहाँ पे अगर आप अलग अलग फ्रैक्शन ले रहे हैं तो अलग अलग आंसर भी आ सकता है, ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर अलग आंसर आ गया तो डरने लगो, नहीं, मेथड सही है तो आपका आंसर भी सही है, डिपेंड करता है आपने कौन सा फ्रैक्शन लिए। याद रहेगा पक्के में, तो फ्रैक्शन लेना मैं तो वही सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि आसानी से कैलकुलेशन आ जाए, वाले फ्रैक्शन को हमेशा लेने की कोशिश करना। पक्के में समझा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व पी वाई प्लस क्यू एक्स
इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इतना बड़ा काय को लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ना। हियर पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ? कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। वी गेट जो वैल्यू स्मॉल p के साथ है वो काय की हो गई? कैपिटल P की। कैपिटल P की वैल्यू क्या हो गई? y आई। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू स्मॉल q के साथ होगी वो काय की हो गई? कैपिटल Q की। क्या आ गई? x। और जो भी राइट हैंड साइड में वो r की। क्या आएगा? x y जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। बताइए अब क्या करेंगे? लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1 इज क्या आएगा? dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r आएगा। दैट इज क्या मिलेगा? dx अपॉन p। क्या है p की वैल्यू? y इक्वल टू dy अपॉन q। क्या है वैल्यू? x इक्वल टू dz अपॉन r। इनमें सबसे ज्यादा खूंखार कौन सा दिख रहा है आपको? r दिख रहा है, तो उसको सबसे आखिर में लेंगे। सबसे पहले उनको लेंगे जो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ये वाला दिख रहा है सबसे आसान सॉल्व करने में, तो आप करेंगे कंसीडर इस वैल्यू को। तो आप लिखेंगे कंसीडर dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन एक्स। एक्स को dx के जगह लेके जाओ तो आएगा x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। अब क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2। तो कांस्टेंट भी किसके साथ आएगा? डिवीजन में 2 के साथ। ये तो अब याद हो गया वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c1। हमको इक्वल टू c1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। इक्वेशन नंबर 3 आएगा। अब आप देखिए, अब हम कौन सा फ्रैक्शन ले सकते हैं? अब आप दोनों में से किसी भी एक को उठा लीजिए। हम ये दोनों को ले लेते हैं। याद रखना फ्रैक्शन आप कोई भी उठा सकते, कोई भी आंसर ला सकते, बस मेथड सही रखे। जब तक आपकी मेथड सही है तब तक आपको आंसर को लेके कुछ भी टेंशन लेना है क्या? नहीं, आपका आंसर सही है। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। अब बताइए यहाँ पे कुछ कट रहा है, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे? डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में डी वाई है और डी जेड है, तो y की टर्म चल जाएंगी, z की टर्म चल जाएंगी, लेकिन x की टर्म चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी, क्योंकि हम x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे c1, तो आ गया c1। कहाँ से आया, कैसे आया, सबको समझा? अब z को z के पास रखो, तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? c1 यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, y यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, dy इक्वल टू यहाँ पे z का पावर 2 ऊपर जाएगा तो z का पावर -2 इंटू dz आएगा ऐसा। अब हम क्या कर देंगे इसको? इंटीग्रेट, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट वी गेट c1 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू z टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन। याद है कैसे निकालते हैं? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 कितना होगा? -1, तो आएगा z का पावर -1 अपॉन -1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट के डिवीजन में क्या दिख रहा है? 2, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट के डिवीजन में क्या डाल देता हूँ? 2, क्योंकि मेरे को इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। अगर आप नहीं करोगे
यहाँ पे एंड में 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 टाइम्स C2, तो आपको उसको लेना पड़ेगा इक्वल टू C3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो अभी आपको मालूम डिवीजन से मैं 2 हटाने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो पहले से इसको डिवाइड कर दो 2 से। समझ रहे ना? तो आप लिखेंगे वेयर C2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बताइए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आएगा C1 बाय स्क्वायर, डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन तो आ गया माइनस, यहाँ पे z का पावर है -1 यानी चला जाएगा डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स, प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का 2 कैंसिल तो आ जाएगा C2 आएगा। समझ रहा है ना पक्के में? यहाँ पे वैल्यू थी C1 वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू z का पावर -1, z का पावर -1 मतलब 1/z होगा, उसके सामने माइनस साइन तो आ गया माइनस, प्लस C2 बाय 2। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या बचा C1 वाई स्क्वायर 2 इंटू -1 -2 बाय z, यहाँ पे 2 कैंसिल तो आएगा प्लस C2 आएगा। हमको इक्वल टू सिर्फ कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में, इधर जाएंगी तो प्लस में, तो क्या मिलेंगे आपको प्लस में जाने के बाद वैल्यू C1 की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2 बाय z, इधर आ गया तो +2 बाय z इक्वल टू C2। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। u इक्वल टू C1 और v इक्वल टू C2 का फॉर्म, तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर, देखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इस क्या आता, फाइव ऑफ u कमा v, u की वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा v जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 बाय z इक्वल टू 0, वेयर फाई इज अ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझे पक्के में? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ रहा है ना पक्के में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? कुछ भी कंफ्यूजन होते रहा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, या तो मैसेज करके पूछ लेना। सॉल्व क्या दिया हुआ क्वेश्चन, xp माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसको अज्यूम कर लो क्या है क्वेश्चन, हियर xp माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1 करो इसको कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, वी गेट। बताइए कैपिटल P की वैल्यू जो स्मॉल p के साथ है तो आएगा x, कैपिटल Q की वैल्यू जो स्मॉल q के साथ है माइनस साइन के साथ y, कैपिटल R की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में आएगा x y आएगा। अब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहता, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, दैट इज dx अपॉन p क्या है x इक्वल टू dy अपॉन q क्या है माइनस y इक्वल टू dz अपॉन r क्या है x y है। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। अब कर लो कंसिडर, पहले मैं पहले दो फ्रैक्शंस को कर लेता हूं। कंसिडर कहां से किए इनको कंसिडर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से किए, dx के नीचे x है, dy के नीचे y, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट, वी गेट dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, सब चीजें log में आ रही तो कांस्टेंट भी काय में आएगा log में, तो log ऑफ c1 वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो क्या मिलेगा, log ऑफ x इक्वल टू log m माइनस log n क्या रहता,
लॉग ऑफ m यानी c1 अपॉन n यानी y आएगा। लॉग लॉग कैंसिल आएगा, x इक्वल्स टू c1 अपॉन y। हमको इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे y डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई इक्वल्स टू c1। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। कोई भी दिक्कत? अब आपकी मर्जी, आप इनमें से या तो पहला और आखिरी को लो या तो दूसरे और आखिरी को लो और सॉल्व करो। हम ऐसा करते पहले और आखिरी वाली वैल्यू को ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे कंसीडर किसको, dx अपॉन एक्स इक्वल टू dz अपॉन क्या है वैल्यू x y। कहाँ से लिए इसको भी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिए। कुछ कट रहा है x x कैंसल, बट यहाँ पे आ रहा है y और हमको मालूम हम y को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे y डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में दिया हुआ है, x और y के साथ। तो जब हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट भी करेंगे किसके टर्म्स में आएगा, x के टर्म्स में। या तो आप चाहो तो यहीं पे पहले सब्सटीट्यूट कर दो, dx इक्वल टू dz अपॉन y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू c1 है तो y की वैल्यू क्या आएगा c1। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो y की जगह क्या आएगा c1 अपॉन x आएगा, तो y की जगह आ गया c1 अपॉन x। यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा c1 अपॉन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी सेड आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताओ क्या आएगा, c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 अपॉन एक्स यानी dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x इक्वल्स टू dz का इंटीग्रेशन z प्लस, अब आपके पास कांस्टेंट या तो आप c2 ऐड कर सकते हो या तो फिर इसको log में c2 कर सकते हैं। तो एक बार log में करके दिखा दूं, इसको लिख देते हैं log ऑफ c2। कर सकते हैं ऐसा, log में भी ले सकते हैं और सादा भी ले सकते हैं, वेयर c2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर log में नहीं लेते, ठीक है, तो आपका आंसर log में आता, लेकिन आपने log में लिया है कांस्टेंट को, तो अब आंसर क्या में आएगा, एक्सपोनेंशियल में। n log m क्या रहता है, log m का पावर n, तो आएगा log x का पावर c1। यहाँ पे प्लस log इधर गया तो माइनस log ऑफ c2 इक्वल टू z। log m माइनस log n क्या आता है, log ऑफ m अपॉन n, तो आएगा log ऑफ x टू द पावर c1 अपॉन c2 इक्वल टू z। यहाँ पे log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल आएगा x टू द पावर c1 अपॉन c2 इक्वल टू e का पावर z। समझा ना, यहाँ पे log के बेस में कुछ भी नहीं आएगा, e आएगा। बताइए तो क्या मिलेगा, x का पावर c1, यहाँ पे e का पावर z मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन इक्वल टू यहाँ पे c2 आएगा, c2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी x का पावर c1 क्या है, c1 की वैल्यू x इंटू वाई, तो आ गया x का पावर x इंटू वाई। यहाँ पे e का पावर z नीचे, ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस z इक्वल टू c2 आएगा। तो आप आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। या तो फिर अगर आप कांस्टेंट को सादा ऐड करते तो आएगा c1 log x इक्वल टू z प्लस c2, वेयर c2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उस केस में क्या आंसर आएगा, c1 की वैल्यू x इंटू वाई, तो आएगा एक्स वाई log x, यहाँ पे प्लस z इधर गया तो माइनस z इक्वल टू c2, तो उस केस में ये रहेगा आपका c2। तो आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल में आंसर निकालो, आप चाहे तो log में आंसर निकालो, दोनों सही होते हैं। तो आपने देयरफॉर द रिक्वायर्ड, बस दोनों में से एक ही निकाल के आना, दोनों मत निकाल के आ जाना पेपर में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इस क्या आएगा, पाई ऑफ u कमा v। u की वैल्यू x इंटू वाई इक्वल टू c1 था, तो u की वैल्यू होगी x इंटू वाई। v इक्वल टू c2 आएगा x का पावर एक्स वाई ई का पावर माइनस z इक्वल टू 0, वेयर पाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। तो ये आएंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो है सॉल्व p प्लस 3q इक्वल्स टू z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे कॉट के अंदर आ रहा है y माइनस 3x, तो आपको पहले c1 की वैल्यू पक्के में क्या बनाना पड़ेगा, y माइनस 3x, क्योंकि ये कॉट के अंदर आ रहा है, ये पूरा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो आपको क्वेश्चन देखते बरोबर ही समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। हियर क्या दिया हुआ है, p प्लस 3q इक्वल्स टू z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 1 कर दो कंपेयर। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू r। वी गेट, बताओ कैपिटल P की वैल्यू क्या आएगा, जो स्मॉल p के साथ है कुछ भी नहीं आने, आ गया 1। कैपिटल Q की वैल्यू जो स्मॉल q के साथ है आ गया 3। r जो राइट हैंड साइड में जो z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x। अब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहती, dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r। वी क्या मिलेगा, dx अपॉन p क्या है वैल्यू 1, dy अपॉन q क्या है वैल्यू 3 इक्वल्स टू dz अपॉन r क्या है वैल्यू z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 2। पहले दोनों वैल्यू को कंसिडर करो, तो आप लेंगे कंसिडर पहला दो फ्रैक्शन dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dy अपॉन 3, कहाँ से लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बताएंगा 3 इंटू डी एक्स, यहाँ पे 1 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बताएगा डी वाई आएगा। अब किसको किसके साइड लेके जाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए हमको, कॉट ऑफ वाई माइनस 3x, तो हम y को पॉजिटिव रखना है, x का साइन चेंज करना है। तो क्या मिलेगा, डी वाई राइट हैंड साइड में जैसा था वैसा, 3dx लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कहता है माइनस 3dx इक्वल्स टू 0। मैंने लेफ्ट को राइट में लेके गया, लेकिन लिखा लेफ्ट में, समझा ना। अब आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट, v के डी वाई का इंटीग्रेशन y माइनस 3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर dx का इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू c1, क्वेश्चन नंबर 3 वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप दूसरा या तीसरा लो या पहला या तीसरा लो, पहले वाले में डिवीजन में 1 है, आसान जाएगा तो मैं उसको ले लेता हूं। तो आप करेंगे कंसिडर dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dz अपॉन z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x आएगा। अब आपको अभी दिख रहा है y माइनस 3x क्या है वैल्यू, c1, तो मैं y माइनस 3x की जगह क्या वैल्यू डालूंगा, c1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx है dz है, क्या नहीं है, dy नहीं है, तो y की टर्म चलेंगी क्या, नहीं, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। dx के डिवीजन में 1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, dz अपॉन z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x का की वैल्यू है c1 की आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट वी गेट dx का इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू, अब देखो z का डेरिवेटिव dz, कॉट ऑफ c1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा लॉग ऑफ z प्लस कॉट ऑफ c आएगा, कोई भी दिक्कत। अब आप सेकेंड कांस्टेंट को लॉग में भी ऐड कर सकते हैं या सादा भी ऐड कर सकते हो, मैं इस केस में सादा कर देता हूँ, पिछले केस में हमने क्योंकि उसको कन्वर्ट किया था, है ना, वेयर c2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बट याद रखना, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू होती, 3 में से अगर 2 लॉग में, तो कांस्टेंट भी काम आएगा लॉग, यानी जिसकी बहुमत उसकी सरकार। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक वैल्यू बिना लॉग के, एक वैल्यू लॉग पे, तो कांस्टेंट आपके भरोसे, आप सादा भी ले सकते हो और लॉग में भी ले सकते हैं, याद रहेगा पक्के में। और ये चीज समझा ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आप यह भी याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
डी जेड, या तो डी एक्स में लिख दो तो डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका आंसर क्या आता? लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आता, यानी x के सामने जो भी है। यहाँ पे z वेरिएबल था, z के सामने क्या था? 1, तो डिवाइड होगा 1 से डिवाइड करके कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। तो मैंने लिख दिया इसको एज इट इज, लिख दिया, समझे पक्के में। यहाँ पे माइनस लॉग में इधर जाएगा तो प्लस लॉग में आएगा x माइनस लॉग ऑफ z प्लस कॉट ऑफ c1। क्या है c1 की वैल्यू? y माइनस 3x, तो आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल्स टू c2। इक्वेशन नंबर 4 कहाँ से सब्स्टिट्यूट की वैल्यू? इक्वेशन 3 किए, तो लिख दो फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा? पाई ऑफ u, पहले u की वैल्यू क्या है? y माइनस 3x कॉमा v की वैल्यू x माइनस लॉग ऑफ z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x was to 0, where phi is arbitrary function। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे पक्के में सबको? अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सॉल्व पी एक्स जेड माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस क्यू वाई इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। पी एक्स जेड माइनस 2y स्क्वायर जेड माइनस क्यू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए, सबसे पहले चीज जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मेरे को? पी एक्स इंटू जेड माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस क्यू वाई इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। सेपरेट कर लो। तो चलो पहले p वाली टर्म को लिख लेते हैं अच्छे से। क्या है पहले? x इंटू जेड माइनस 2y स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू ब्रैकेट करो ओपन, z से पहले पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, तो z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। फिर उसके बाद क्या है? माइनस क्यू वाई, तो आएगा माइनस क्यू, सबसे पीछे लिख देता हूँ, और y किससे मल्टीप्लाई होगा? z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब से, क्योंकि हम पी पी क्यू क्यू वाला फॉर्म लाते हैं, तो क्यू को मैंने सबसे पीछे लिख दिया। आप चाहो तो अभी सामने भी लिख सकते हैं क्यू वाई इंटू ये पूरा ब्रैकेट, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाली वैल्यू माइनस में, उधर जाएंगी तो प्लस में। तो क्या मिलेगा आपको? x इंटू जेड माइनस 2y स्क्वायर पी, माइनस के बाद इधर आ जाएगा प्लस y जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब क्यूब इक्वल्स टू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 आ गया बरोबर फॉर्म में, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। वी गेट कैपिटल पी की वैल्यू क्या आएगा? जो स्मॉल पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, एक्स जेड माइनस 2y स्क्वायर। कैपिटल क्यू की वैल्यू जो स्मॉल क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, y जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और आर जो राइट हैंड साइड है जो z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या आएगा? द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएगा? dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर, दैट इज dx अपॉन पी क्या है वैल्यू? x इंटू जेड माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन क्यू क्या है वैल्यू? y इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इक्वल टू dz अपॉन लास्ट वैल्यू जो है z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x। इक्वेशन नंबर
अब इनमें से कोई वैल्यू ऐसी दिख रही है जिसमें कुछ ना कुछ कट रहा हो, आखिरी के दो फ्रैक्शन दिख रहे हैं ऐसे, तो ये दोनों को ले लो। तो आप लिखेंगे कंसिडर ये वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, ये z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे dy अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग वाई। डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग जेड, प्लस कांस्टेंट भी आएगा लॉग में, तो आएगा लॉग ऑफ c1, वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आएगा लॉग y इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, क्या आएगा लॉग ऑफ m इंटू n, आएगा z इंटू c1, लॉग लॉग कैंसिल, आएगा y इक्वल टू z इंटू c1, तो यहाँ पे z मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो डिवीजन आएगा y अपॉन z इक्वल टू c1। ये आ गया आपके लिए पहली वैल्यू। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब दूसरा रिलेशन निकालना है। अब दूसरे रिलेशन के लिए तो यहाँ पे कोई वैल्यू कटती हुई दिख रही है क्या, हमको नहीं दिख रही है, तो पूरी की पूरी वैल्यू को ही उठाना पड़ेगा। अब आप कोई भी ले सकते हैं, तो हम dx dy ले लेते हैं। चलिए अब इसको कर देते हैं पेस्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास आ गया dx अपॉन एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। आ गया ऐसा। अब यहाँ पे देखिए आपको dx दिख रहा है तो x वाली टर्म चलेंगे, dy दिख रहा है तो y वाली टर्म चलेंगी। कौन सी टर्म नहीं चलेंगी यहाँ पे, z वाली टर्म। z वाली टर्म आप यहाँ पे चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते। सबसे पहले हमको यहाँ से z को हटाना होगा। z कैसे हटाएंगे, यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते क्या, निकाल सकते, क्या आएंगे y अपॉन c1। यहाँ पे z डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बताएंगे, z की वैल्यू y अपॉन c1, तो जहां जहां पे z है उसके जगह लिख दिए y अपॉन c1, तो क्या मिलेगा dx अपॉन एक्स इंटू जेड, जेड के जगह y अपॉन c1 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन वाई इंटू जेड, जेड के जगह y अपॉन c1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया। अब देखिए यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y का स्क्वायर दिख रहा है, y को निकाल लीजिए कॉमन, तो आएगा dx अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई को निकालिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन c1 माइनस 2, यहाँ से वाई स्क्वायर में से एक y बाहर निकल गया तो बचेगा y इक्वल टू डी वाई अपॉन इधर बचेगा y इंटू वाई अपॉन c1 से क्रॉस कर लो तो आएगा माइनस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2 c1 एक्स क्यूब, और पूरे के डिवीजन में आ गया c1, c1 से मल्टीप्लाई कर दे। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लो ना, एक ही स्टेप में c1 से कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 अपॉन c1 था, c1 से कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 c1 वाई अपॉन c। समझा क्या किए, यहाँ पे c1 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा y माइनस 2 c1 वाई स्क्वायर, फिर आपने y को बाहर निकाल तो बचेगा 1 माइनस 2 c1 वाई अपॉन c1। यहाँ पे भी डिवीजन में c1, यहाँ पे भी डिवीजन में c1 कैंसिल, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास dx अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2 c1 y इक्वल टू dy अपॉन वाई माइनस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2 c1 x आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा काम करने के बाद भी यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में x वाली टर्म y के साथ चिपकी हुई है ना। यहाँ पे तो जैसे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, फिर भी एक बार को हम काम चला सकते हैं, लेकिन बाकी वैल्यूज हम हैंडल कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। वैसे कुछ जुगाड़ जम सकता है क्या यहाँ पे, यहाँ पे अगर ये x वाली टर्म नहीं होती ना तो हमारा काम आसान हो गया रहता है ना। यहाँ पे x वाली टर्म सब्ट्रैक्शन में तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, उधर जाएंगे तो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा y माइनस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2 c1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आएगा y माइनस c1 वाई स्क्वायर, एक मिनट y है यहाँ पे, हाँ y माइनस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2 c1 एक्स क्यूब
इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे x इंटू 1 माइनस 2c1y इंटू डी वाई। चलिए देखिए क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू प्लस में उधर आएगा तो माइनस में तो आएगा y माइनस c1y स्क्वायर माइनस 2c1x³ इंटू डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू प्लस उधर जाएगा तो माइनस x इंटू 1 माइनस 2c1y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आप इसको करेंगे कंपेयर, तो आप लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विथ किसके साथ m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 वी गेट। बताइए m की वैल्यू क्या आएंगी y माइनस c1y स्क्वायर माइनस 2c1x³ आएगा एंड n की वैल्यू क्या आएंगी माइनस x इंटू 1 माइनस 2c1y। दैट इज अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 2c1xy 1 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो n की वैल्यू भी आ गई और m की वैल्यू भी आ गई। अब आपको याद होगा आप चेक करते थे इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। कैसे m के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है dx, तो आप m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे उसके अपोजिट के साथ यानी y के साथ। तो चलो m को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। y का डेरिवेटिव 1 माइनस c1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y तो आ गया 2c1y। फिर ये तो x वाली टर्म c1 और 2 पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड n के साथ कौन है dy, तो आप n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो बताइए डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएंगी वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2c1 और y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा होगा। अब आप देखिए आप ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे कैसे, हम या तो वैल्यू लेते थे 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये क्या है काय का फैक्टर आना चाहिए x का, या तो 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ये किसका फंक्शन आना चाहिए y अलोन का। तो हम ले सकते हैं इसको एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलो हम पहले वाले लेते हैं 1 अपॉन एन इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। देखते एक आई का फंक्शन आता है तो आएगा 1 अपॉन एन। क्या है एन की वैल्यू, आपने अलग क्यों नहीं लिया समझा ना, यहाँ पे m से डिवाइड करना पड़ता है, m की वैल्यू बहुत बड़ी है और यहाँ पे n की वैल्यू थोड़ी सी छोटी है तो हम इसको n से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन n। क्या है n की वैल्यू 2c1xy माइनस एक्स इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई क्या है वैल्यू 1 माइनस 2c1y माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है वैल्यू 2c1y माइनस 1 आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू 1 अपॉन यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकालो तो क्या आएगा 2c1y माइनस 1 आएगा। तो बताइए ब्रैकेट होगा ओपन माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2c1y माइनस 2c1y कितना आ जाएगा माइनस 4c1y आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास है 2c1y माइनस 1, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं 2c1y माइनस 1। कैसे, यहाँ से पहले तो 2 को बाहर निकाल लो और साथ साथ माइनस साइन को बाहर निकाल लो। देखो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू 2c1y माइनस 1 इंटू यहाँ से मैंने माइनस 2 को निकाल लिया बाहर। जैसे माइनस 2 को बाहर निकालूंगा माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, 4 के टेबल से 2 को बाहर निकाल दो क्या बचेगा 2c1y। फिर यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, 2 पूरा बाहर निकल गया तो बचेगा 1 बचेगा। अब कुछ कट रहा है 2c1y माइनस 1 2c1y माइनस 1 कैंसल, तो क्या बची वैल्यू माइनस 2/x आया बरोबर सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ x। अगर ये नहीं आता तो हम फिर इसको ट्राई करते विच इज फंक्शन ऑफ x अलोन आ रहा है। और जब भी इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x अलोन आए तो आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 4 क्या रहेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी ये फंक्शन की वैल्यू है क्या है माइनस 2/x, तो आ जाएगा माइनस 2/x इंटू डी एक्स, क्योंकि फंक्शन ऑफ x अलोन है तो इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा
-2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम टू द पावर एन। ई और लॉग कैंसिल, तो क्या आंसर, एक्स का पावर -2 आया। ये का की वैल्यू होगी हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। बस इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो आप लेंगे मल्टीप्लाई, इसको यानी 1/x² लिख सकते हैं, है ना। x का पावर -2 यानी 1/x², तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका आंसर है 1/x²। वी गेट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मिलेंगी, एग्जैक्ट। क्यों एग्जैक्ट, क्योंकि जैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाता है आपका एग्जैक्ट। तो चलो 1/x² से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1/x² से। कॉपी पेस्ट। चलो 1/x² से पहली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई, 1/x² से दूसरी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई, और 0 को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, y/x² माइनस c1 y² माइनस 2c1 x² में के और क्यूब में के 2x कैंसिल, तो बचेगा c1x इंटू dx। फिर उसके बाद यहाँ पे 1x हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, -1/x माइनस 2c1y/x इंटू dy इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। आ जाएगा, तो इसको भी कर लो कंपेयर। फिर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपको इसको कैसा ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इक्वल्स टू c2। लेकिन आपने m और n ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 5 विथ किसके साथ, m1 dx प्लस n1 dy इक्वल्स टू 0। वी गेट, बताओ m1 की वैल्यू क्या आएंगी, y/x² माइनस c1 y²/x²। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा इसको, माइनस 2c1x एंड n1 की वैल्यू, माइनस साइन को अंदर लेके जाता है, -1/x माइनस इंटू माइनस प्लस 2c1y/x आएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ m1 इंटू dx, जहां पे टेकिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n1 नॉट कंटेनिंग x, याद है ना कि भूल गए सब, इंटू dy इक्वल्स टू c2, वेयर c2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बताइए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m1, ये है हमारी पूरी m1 की वैल्यू, तो आगे इंटीग्रेशन ऑफ m1 इंटू डी एक्स, जहां पे टेकिंग y एज कांस्टेंट, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n1 नॉट कंटेनिंग x। एक आधी ऐसी टर्म है क्या जिसमें x ना हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, ऐसी कोई भी टर्म है क्या, नहीं, तो आ जाएगा +0 इक्वल्स टू c2। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि y को एज अ कांस्टेंट टर्म करना है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का मतलब x के पावर -2 का है ना, नीचे x का पावर 2 ऊपर का था x का पावर -2, x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n+1 यानी -2 + 1/n+1 यानी -2 + 1, तो x का पावर -1/-1 यानी क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, -1/x माइनस c1 y² कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1/x² का इंटीग्रेशन अभी निकाला हमने, क्या था, -1/x माइनस 2c1 जैसा था वैसा, x का इंटीग्रेशन x² 2 इक्वल्स टू c2, 2 2
कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस वाई बाय एक्स माइनस c1y² नहीं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस c1y² बाय एक्स माइनस c1x² इक्वल टू c आ रहा है। तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म्स को लिख देते हैं, तो आएगा c1y² बाय एक्स। c1 की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दूं, क्या थी हमारी c1 की वैल्यू? c1 की वैल्यू y बाय z, तो c1 की जगह लिख देता हूं y बाय z। आ गया पहला, तो उसके बाद माइनस वाई बाय एक्स माइनस c1 की जगह y बाय z x² इक्वल टू c2। तो क्या मिलेगा y इंटू y³ अपॉन zx माइनस वाई बाय एक्स माइनस y² बाय z इक्वल टू c2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? आप चाहो तो इसका सबका डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, यहाँ पे zx है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे zx बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय z, यहाँ पे zx बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। तो बताओ क्या मिलेगा आपको? y³ माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड माइनस एक्स इंटू x² x³ y अपॉन तीनों के डिवीजन में zx 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 यानी x z इक्वल टू c2। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं? Therefore the required जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा? फाई ऑफ u, u की वैल्यू क्या है? इक्वल टू जो कांस्टेंट हो क्या है? y बाय z, आएगा y बाय z कॉमा u v जो इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट हो, ये निकाले आपने अभी। equals to 0 where phi is a arbitrary function। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। पक्के में समझा? सच में समझा? तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।